हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट सिविल एकेडमी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यू स्टोन एज के कुछ साइट्स थी उनके बारे में, और लास्ट हमने भेड़ा घाट और लमेटा घाट, ग्वारी घाट, यहाँ पे दमोह, यहाँ पे लाके हमने खत्म किया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो राजा सौरस हम आए थे, राजा सौरस पे हमने खत्म किया था, जो कि दमोह से और लमेटा घाट से हमें वहां से उनके एविडेंस मिले थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू स्टोन एज का एरन जो साइट थी। एरन जो है, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी हों या नहीं भी जानते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एरन जो है ये सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, एरन इंस्क्रिप्शन है वो अलग है और एरन जो साइट है वो अलग है। तो हम एरन की बात कर रहे हैं, जो जगह है एरन। एरन जो है सागर जिले में आती है, ये सागर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इंस्क्रिप्शन से पहले भी वो साइट थी, आप इस बात को समझिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन की और एरन की, तो जैसे कि कोई जगह है, जैसे कि हम अभी इंदौर में, तो इंदौर की हम बात करें तो इंदौर ये सिटी जो है ये आज से नहीं बहुत पहले से है, और हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये जगह रहेगी और इसका नाम इंदौर ही रहेगा। इसी तरीके से उस जगह का नाम पहले से एरन था, और उसके बाद में जब वहां पे इंस्क्रिप्शन बना, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख, जब वो अभिलेख वहां पे बना तो अभिलेख का नाम जो है एरन अभिलेख रखा गया। ओके, इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो भानुगुप्त जो थे, उनके जो अमात्य थे, अमात्य मतलब मिनिस्टर थे, उनके जो मिनिस्टर थे वो उस समय यहाँ पर एरन में किसी लड़ाई में वो जो है वीरगति को प्राप्त हुए। किसी लड़ाई में वो वीरगति को प्राप्त हुए। जो अमात्य थे भानुगुप्त के, उनका नाम था गोपराज। ये आप याद रखेंगे, उनका नाम था गोपराज। ठीक है, तो भानुगुप्त के जो अमात्य थे, जो मिनिस्टर थे, उनका नाम था गोपराज। ये मिनिस्टर भी थे और साथ ही साथ कमांडर भी थे, तो इनका नाम था गोपराज। इनकी जब ये यहाँ पे इस वॉर में जब वो नहीं रहे, जब वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद में जो उनकी वाइफ थी वो जो है यहाँ पे सती हुई। तो हमें सबसे पहले सती होने के जो साक्ष्य मिलते हैं, जो सबसे पहले एविडेंस मिलता है हमें सती होने का, तो हमें कहां से मिलता है? वो हमें मिलता है कहां से? एरन से। ठीक है, एरन से हमें सबसे पहले सती होने का साक्ष्य मिलता है। और एरन का जो इंस्क्रिप्शन है, जो एरन का जो अभिलेख है, वहां से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे सबसे पहले सती कौन हुआ था? जो भानुगुप्त है, उनके जो अमात्य थे, उनके जो मिनिस्टर थे, उनका नाम था क्या? गोपराज। जो गोपराज थे, उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ यहाँ पे सती हुई थी। ठीक है, अच्छा, अभी ये इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन जो था, इंस्क्रिप्शन होता क्या है मैं आपको ये बताता हूं पहले। तो इंस्क्रिप्शन जो है, किसी भी इंस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी भी चीज को वर्णित करना, किसी भी चीज को बताना, टू टेल अबाउट समथिंग। ओके, तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक हो गया स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टोन, अभी उसको क्या अपन बोलेंगे? शिलालेख। ठीक है, शिलालेख हो गया। तो जो पत्थर पे लिखा हो उसे हम शिलालेख कहेंगे, जो पिलर पे लिखा हो उसे हम स्तंभ लेख कहेंगे। जैसे कि अशोक के जो स्तंभ लेख हो गए, ठीक है, तो वो उन्हें हम स्तंभ लेख कहेंगे। तो कोई भी चीज जो लिखी हुई हो, जो किसी चीज को बताती हो, ठीक है, पुराने समय में हमें कैसे जानकारी मिली, इन्हीं सब चीजों से हमने हिस्ट्री को कंपाइल किया और जानने की कोशिश की कि क्या उस समय, कैसे उस समय होता था, और क्या वो चीजें जो थी, वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो कैसे चीजों को फॉलो करते थे, क्या उनका जो वॉर होते थे उनके बीच में, वो किसके बीच में कब वॉर हुआ, कौन जीता कौन हारा, किसने हमारे ऊपर अटैक किया। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है, ये हमें कहां से मिली है? ये या तो हमें किसी फॉरेनर की, जो फॉरेन ट्रैवलर थे, उसकी बुक से मिली है, या तो हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिली है। ओके, तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो ये जो है सती प्रथा जो है, जो सती होने के जो साक्ष्य मिले हमें, ये सबसे पहले कहां से मिले? एरन अभिलेख से मिले। अच्छा, ये जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ये मुझे जहां तक याद है कि ये मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, तो फॉरेस्ट गार्ड के 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये पूछा था कि भानुगुप्त अभिलेख, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था कि भानुगुप्त अभिलेख जो है वो किस समय का है। मतलब उसने टाइम पीरियड दिया हुआ था कि 510, 520, 540। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो भानुगुप्त अभिलेख है, जो एरन इंस्क्रिप्शन है, ये 510 बीसी का है।
कब का है? 510 बीसी का। ओके, तो महानवगुप्त इंस्क्रिप्शन जो है 510 बीसी का है। उसके बाद में ये यहां से हमें क्या जानकारी मिली कि सती होने के सबसे पहले साक्ष्य, सबसे पहले प्रमाण हमें एरन से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सती को सबसे पहले बैन किया गया हमारे इंडिया में। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानिए कि सती होता क्या है, सती होना क्या होता है। तो सती होना जब भी कभी क्या होता था, किसी महिला का पति, उसका पति या तो कम उम्र में या तो फिर जो भी उसकी उम्र रही हो, वो उस उम्र में और पत्नी के रहते हुए यदि वो अपने प्राण कहीं से, उसको कुछ भी प्राण की उसकी हानि होती है या वो नहीं रहता है, तो उसके बाद में उसकी पत्नी को उसके चिता के साथ में ही उसको जलाया जाता था। ओके, उसके चिता के साथ में ही जलाया जाता था। ये बड़ा दुर्भाग्य था हमारा कि उस समय ये सब चीजें होती थी। पर इन सब चीजों के होने का कारण भी यदि हम ढूंढे तो ये होता था कि पहले के समय में कुरीतियां बहुत थी, और कुरीतियों में मतलब ऐसा होता था किसी का पति यदि नहीं रहा तो उसकी पत्नी को जो है काफी बुरे बुरे नामों से बुलाया जाता था, उसको जो है अच्छा नहीं माना जाता था। तो उसके कारण वो परेशान होके वो खुद नहीं रहना चाहती थी, तो उसको किसी ना किसी तरीके से जबरदस्ती, चाहे वो चाहे ना चाहे, उसको जबरदस्ती ढकेल के कुछ नशे की भांग खिला के उसको वहां पे बैठाकर और उसके साथ में सती किया जाता था। ये काफी गलत था, और इसके लिए सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने आवाज भी उठाई थी। और फिर इसके बाद में आवाज मतलब काफी उठी जब उन्होंने उनकी जो भाभी थी उनको जब ऐसा किया गया, तो उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ जाकर और सती नहीं होने दिया अपनी भाभी को। और सबसे पहले इसको रोकने के लिए जो वाइसरॉय थे उस समय के, विलियम बैंटिंग, तो विलियम बैंटिंग जो थे वो जो है 4 दिसंबर 1829 को उन्होंने जो है सबसे पहले सती को एबॉलिश किया था। तो इसे हमें याद रखना है कि सती को किसने एबॉलिश किया था? विलियम बैंटिंग ने किया था। कब किया था? 4 दिसंबर 1829 को। सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? राजा राम मोहन रॉय ने। तो हमने अभी न्यू स्टोन एज कंप्लीट करने के बाद में हम आते हैं चालकोलिथिक पीरियड के जो साइट्स थे उसमें। तो चालकोलिथिक पीरियड मैंने आपको बताया था जहाँ पे कॉपर का यूज होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चालकोलिथिक पीरियड, तो ये इसके जो साइट्स थे वो कहाँ थे मध्य प्रदेश में हमारे, उन पे हम बात करते हैं। अच्छा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि ये आपसे पूछ लेगा कि चालकोलिथिक पीरियड की कौन सी साइट थी, या इनमें से कौन सी साइट है जो चालकोलिथिक पीरियड से रिलेशन रखती है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको कोई कोचिंग पढ़ाएगी, ना आप कभी पढ़ेंगे। वो उतना ही पढ़ेंगे जितना वो मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो वो इंपॉर्टेंट समझते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। लोग बाग इसको छोड़ देते हैं, और यही एक क्वेश्चन जो है आपको इन और आउट करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइट्स भी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम चालकोलिथिक पीरियड से स्टार्ट करते हैं। चालकोलिथिक पीरियड क्या है? जहां से कॉपर का यूज होना स्टार्ट हुआ था। अब कौन कौन सी साइट्स थी? मालवा रीजन में क्या क्या था? कायथा जो उज्जैन के पास में है, नागदा भी उज्जैन में है, ठीक है। इसके बाद में बेसनगर जो है विदिशा का पुराना नाम बेसनगर, ओके। एरन जो है ये मतलब एरन आप समझ रहे हैं, एरन जो है न्यू स्टोन एज में वहां पे स्टेबलाइजेशन चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद में चालकोलिथिक पीरियड का भी स्टेबलाइजेशन वहां पे हुआ, मतलब इसके भी एविडेंस हमें वहां से मिले हैं, इसलिए ये न्यू स्टोन एज में भी है और यहाँ पर भी है। तो ठीक है, एरन भी है यहाँ पे। फिर नावदा टोली भी हो गया। नावदा टोली कहाँ पे है? नावदा टोली का मतलब जो खरगोन है, आज का जो खरगोन है, ठीक है, जो महेश्वर है वो जो है नावदा टोली रीजन है। खरगोन जो है महेश्वर वो नावदा टोली रीजन है। हटा दमोह की एक तहसील है हटा, ठीक है, यहाँ से हमें मिला। इनाम गांव जो सीहोर में है वहां से भी मिला हमें, और होशंगाबाद से मिला, ठीक है, और आवरा से मिला, ठीक है। तो होशंगाबाद, आवरा, मालवा रीजन में जो है कायथा, नावदा टोली, बेसनगर जिसे हम विदिशा कहते हैं, एरन और नागदा, हटा, इनाम गांव, होशंगाबाद, आवरा, ओके। अब आइए हम बात करते हैं कायथा से हमें क्या मिला। जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनको ही उठाएंगे, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम बस एक बार रिकॉल करेंगे, अपने दिमाग में एक बार याद कर लेंगे उसे हम, और उतना ही हमारे लिए जरूरी है, ठीक है।
हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है। एक्चुअली में हमें इंफॉर्मेशन क्यों लेनी जरूरी है, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे ही हम बाद में नॉलेज में बदलते हैं। दरअसल में जो जीके जनरल नॉलेज हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, वो जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कायदे से, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं अपने दिमाग में, और जब हम उसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को जब हम इकट्ठा करके और फिर हम उसे जब अपने सामने या किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो नॉलेज होता है। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमें उठानी है, कलेक्ट करनी है और पॉजिटिव वे में इसे हमें अपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ओके, तो हम कायथा के बारे में पढ़ते हैं। कायथा का क्या महत्व था, वहां से हमें क्या मिला। तो कायथा जो है वो जो काली सिंध रिवर है, जो काली सिंध नदी है, उसके राइट साइड में है कायथा। ओके, इसको डिस्कवर कब किया गया? 1964 में किया गया। किसने किया? वीएस वाकरकर ने किया। यहां से क्या क्या हमें मिला? यहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिले, जिसे हम मृद भांड कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन हमें यहां से मिले। और क्या मिले? कॉपर के बने हुए कुछ हमें बर्तन मिले, कॉपर के बने हुए बर्तन मिले। और हमें कुल्हाड़ी मिली जो कि कॉपर से बनी हुई थी। तो ये हमें याद रखना है कि ये यहां से हमें क्या मिला? कुल्हाड़ी मिली, बर्तन मिले मिट्टी के बने हुए, और कॉपर के बने हुए बर्तन मिले। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिली। फिर हम नागदा के बारे में बात करते हैं। तो नागदा, असलियत में इसका नाम पहले नागदा था। नागदा क्यों नाम पड़ा? एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है, जो राजा परीक्षित थे उनको तक्षक जो नाग था उसने डस लिया था। तो उसके कारण, उसके जहर के कारण उनको जो है उनकी मृत्यु हुई। तो उनका जो परिवार था, जो राजा परीक्षित का जो परिवार था, जो कुल था उनका, उन्होंने वहां पे यज्ञ कराया। और यज्ञ करा के उन्होंने ऐसा यज्ञ कराया कि जिसमें पूरे जो नाग थे वो सारे के सारे आके उस यज्ञ में आहूत हो गए। आहुति दे दी उन्होंने। किसकी? उन नागों की, पूरे के पूरे नागों की। इतना ज्यादा आक्रोशित हुए, इतना ज्यादा उस समय शक्तियां हुआ करती थी उस समय के समय। मतलब ये तो हमें पता नहीं कि होता था कि नहीं होता था, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो मंत्र होता था, जो टेक्नोलॉजी होती थी उस समय की, वो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उन्होंने उसे आहूत करके वहां पे नागों का दाह करवाया। इसीलिए इसका नाम नागदा पड़ा। ओके, चलिए हम आगे अब और देखते हैं। होशंगाबाद जो है, इसमें हमें कुछ केव्स मिले हैं, कुछ चारकोलिथिक पीरियड्स के जो जगह है, वो साइट्स जो है वो हमें मिले हैं। तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे मावा भांजा केव है, तो हमसे पूछता है कि मावा भांजा केव कहां पर है? तो ये होशंगाबाद में है। ठीक है, तो ये मावा भांजा शैलाश्रय, हिंदी में शैलाश्रय केव होगा। ओके, तो मावा भांजा केव जो है कहां पर है? ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद जिले में है। फिर पनार पानी, तो पनार पानी जो है, तो पनार पानी की हम बात करते हैं। तो पनार पानी भी जो है वो भी पचमढ़ी में है। मावा भांजा जो है वो भी पचमढ़ी में है। फिर निसारगढ़, तो निशानगढ़ काजरी जो है ये भी पचमढ़ी में आता है, ये भी केव है। ओके, यहाँ पे हमें ये शैल चित्र भी मिले हैं। ठीक है, स्टोन रॉक पेंटिंग्स भी हमें मिली। कहां पर मिली है? निशानगढ़ से। ठीक है ना। फिर चुनारगुड़ी, तो चुनारगुड़ी कहां पर है? ये भी होशंगाबाद में ही आता है। कहां पे? कांटी नामक गांव में चुनारगुड़ी। तो चुनारगुड़ी जो है ये कहां पर आता है? कांटी नामक गांव में। ठीक है। फिर बेलखंडा, तो बेलखंडा जो है ये पचमढ़ी में आता है। ठीक है। फिर हर्षपाल, तो हर्षपाल जो है यहाँ पे रॉक पेंटिंग है, ये कहां पे आता है? बोरी में आता है। बोरी कहां पे? होशंगाबाद। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने होशंगाबाद की जो साइट्स पढ़ी, ये इसमें मामा भांजा था, फिर पनार पानी था जो पचमढ़ी में था, फिर निशानगढ़ काजरी जो है ये भी पचमढ़ी में था। ओके, इसके बाद में चुनारगुड़ी, ये कांटी में है, ये भी होशंगाबाद के अंदर आता है। फिर बेलखंडार, तो बेलखंडार कहां पे है? पचमढ़ी में आता है। फिर हर्षपाल, तो हर्षपाल जो है ये भी रॉक पेंटिंग्स है यहाँ पे, और ये कहां पर आता है? बोरी में आता है। इसके बाद हम बात करें किसकी? मुरैना की। तो मुरैना में क्या है? लाखी मुरैना, यहां पे है लाखी। हाँ,
तो ये जो ये लाखी थाज है ये मुरैना में है। मुरैना में कौन सी जगह पे है ये कसरा में है। तो मुरैना में एक जगह है, क्या नाम है उसका? कसरा। कसरा। तो ये मुरैना में है और ये इसका क्या नाम है? लाखी थाज। लाखी थाज। और एक और है लाखी डांट। तो लाखी डांट जो है एक ये भी साइट है। तो लाखी डांट कहां पर है? अशोकनगर में है। वो चंदेरी में आता है। ठीक है, चंदेरी में है वो। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। लाखी थाज जो है ये मुरैना में है। थाज मुरैना और लाखी डांट कहां पर है? अशोकनगर। तो ये याद रखेंगे। डांट जो डांट है वो अशोकनगर में पड़ी है और जो थाज है वो कहां पर है? मुरैना में है। ठीक है, आइए इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो हम सिंगरौली से बात करते हैं। सिंगरौली से हमें क्या कौन सी साइट मिली है? तो रानी माच। रानी माच जो है ये चितरंगी में आता है, जो सिंगरौली के अंदर ही है। तो रानी की माच जो है ये सिंगरौली में है। ये सिंगरौली में चितरंगी जो जगह है वहां पे आता है। कटनी। कटनी में जो है ये झिंझरी शैलाश्रय है। शैलाश्रय मतलब होता है केव। ठीक है, वहां पे रॉक पेंटिंग्स भी हमें मिली है। यहां से भी हमें रॉक पेंटिंग मिली है। तो ये आप यहां पे कर लेंगे। रॉक पेंटिंग, इन दोनों जगहों से रॉक पेंटिंग्स हमें मिली है। कहां से? सिंगरौली से भी मिली है, ये केव भी है, और झिंझरी से भी मिली है। झिंझरी जहां पे अभी कटनी में, कटनी जिले का जो है वो जेल भी जो है वो झिंझरी में ही है। ठीक है, इसके बाद में छतरपुर। छतरपुर से हमें क्या मिला है? दाता। तो दाता एक जगह है। दाता जो है यहाँ पे क्या हमें मिले हैं? रॉक पेंटिंग्स हमें मिली है। जो जगह का नाम क्या है? दाता। ठीक है, छतरपुर से ही जो है एक बड़ी फेमस छतरपुर से ही जो है बड़ी फेमस जो है ध्रुपद सिंगिंग की असगरी बाई। ध्रुपद सिंगिंग। तो असगरी बाई जो है ये भी यही से रिलेशन रखती हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको निकाल के दे रहा हूं यहां से। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके अंदर तो नहीं आता है लेकिन ठीक है, छतरपुर की है वो, तो मेरे को याद आया तो मैंने आपको बता दिया कि असगरी बाई जो है ये छतरपुर से है और ध्रुपद गायन से ये रिलेशन रखती है। ठीक है, फिर रायसेन। तो रायसेन में भीमबेटका है, हम सबको पता है, वीएस वाकटकर ने इसको ढूंढा था। और जो भीमबेटका है यहाँ पे हमको लगभग 700 ऐसी केव्स मिली हैं, जिसमें से 500 केव्स जो है उसमें हमको रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। ये आप याद रखेंगे। यदि मेंस में, एमपीपीएससी में कभी आप मेंस में जाते हैं या फिर यूपीएससी में भी आप मेंस में जाते हैं तो आपसे पूछ सकता है कभी, तो कितनी टोटल गुफाएं थी? तो टोटल थी 700, आउट ऑफ विच 500 में पेंटिंग है प्रेजेंट। तो उसमें से 700 टोटल गुफाएं हैं और उसमें से 500 जो है उसमें जो है हमें पेंटिंग मिलती है। तो ये आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे आयरन एज से। आयरन एज जो है वो 1000 बीसी से स्टार्ट होती है और उसके बाद में 1000 बीसी से स्टार्ट होती है। उसकी कई साइट्स हैं, जो ग्वालियर रही, मालवा रहा, ठीक है, और शिवनी रही। तो यहाँ से भी हमें एविडेंस मिले हैं। और आज के लिए इतना ही। कल से हम वो स्टार्ट करते हैं और कल से हम देखेंगे। और आज के लिए थैंक यू। और प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।